आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से चौथा पाठ कार्यालयीन हिंदी मतलब राजभाषा के प्रमुख कार्य देखेंगे। उसमें प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण, प्रतिनिवेदन, यह हम जितने सारे उन्होंने कार्यालयीन हिंदी के जो भाग दिए हैं महत्वपूर्ण, यह आज हम उसका अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में ही हमने इस पाठ का शुरुआत की है। उस पाठ में हमने समझ लिया है कि ये जो कार्यालयीन भाषा मतलब राजभाषा है, यह ऑफिसों में, कार्यालय में इसका उपयोग किया जाता है। उसकी भाषा ये औपचारिक होती है। उसमें हमने प्रारूपण का मतलब क्या है, वो कैसे लिखा जाता है, उसके लिए उसका श्रेय, शीर्षक, प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता, विषय, संबोधन, प्रारंभ, कलेवर, उपसंहार, अधोलेख, हस्ताक्षर, प्रेषक नाम, अनुलग्नक, यह हमने उसके लिखने की जो तरीका है और उसमें कौन कौन से निम्नलिखित भाग आने चाहिए या निम्नलिखित कौन कौन से पॉइंट्स उसमें आने चाहिए, उसके कौन कौन से निम्नलिखित अंग है, वो हमने देखे। तो ये प्रारूपण लिखते समय भी बहुत सारी बातों की सावधगिरी या सावधान रहना चाहिए। उसमें वो लिखने की भाषा जो है वो उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें परिपूर्णता होनी चाहिए, विषय, संक्षिप्तता और उद्धरण, विभाजन, इस तरह के बहुत सारे से अंग प्रारूपण की भाषा में या लिखते समय प्रशासकीय भाषा में होने चाहिए। तो पिछले भाग में हमने परिपूर्णता, विषय, संक्षिप्तता, शुद्धता, यह उसके अंग देखे। आज हम पाठ से उद्धरण मतलब क्या, यह हम आज से पढ़ेंगे। उद्धरण अगर पत्रोत्तर में किसी नियम अथवा किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश को उद्धृत करना आवश्यक हो तो यथा तथा मूल शब्दों में ही उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। छठा वाला विभाजन, आलेखन को स्थूल रूप से जिन भाषा में विभक्त किया जाना चाहिए उसे क्रमशः निर्देश, प्रकरण, वक्तव्य एवं निष्कर्ष कहा जाता है। पहले भाग में आलेखन के विषय में वर्णन रहता है और अगर इस संदर्भ में कोई पिछला पत्र व्यवहार हुआ होगा तो भी निर्देश किया जाता है। इससे पाठक पत्र के विषय एवं प्रसंग से परिचित हो जाता है, जिससे अगली कार्यवाही पर विचार करने के लिए आवश्यक भूमि मिल जाती है। इसके बाद आलेखन के दूसरे भाग अर्थात प्रकरण वक्तव्य के विषय के पक्ष में विभिन्न तर्क प्रस्तुत कर अपने कथन की पुष्टि की जाती है। तीसरे एवं अंतिम भाग में उसे तर्कों के आधार पर निष्कर्ष नीलांकन अपनी सिफारिशों उपस्थित कर दी जाती है। सातवां भाग है अनुच्छेदों पर क्रमांक। अनुच्छेदों पर क्रमांक सामान्यतः रूप से अवलोकनों में जो आलेखन करना है उसमें अनुच्छेदों पर क्रम संबंध डालनी जरूरी नहीं होती, पर किसी पत्रों में अनुच्छेदों में क्रम संख्या आग्रह किया जाता है। अंततः ऐसे पत्रों में दूसरे अनुच्छेद से 2, 3, 4 ऐसी संख्या लिखी जाती है। आठवां है प्रतिलिपियां। शासकीय पत्र व्यवहार में अगर मूल पत्र की प्रतिलिपियां अन्य अधिकारियों को भिजवानी हो तो पत्र के अंत में उन सभी महानुभावों का उल्लेख कर देना चाहिए जिन्हें प्रतिलिपि भिजवाई जा रही है। संलग्न पत्र में अगर मूल पत्र के साथ कुछ संलग्न पत्र भेजना आवश्यक हो तो पत्र के नीचे बाईं ओर उसकी सूची दे देनी चाहिए। भाषा, आलेखन में भाषा प्रयोग का अत्यधिक महत्व है। शासकीय पत्रों की भाषा एवं साहित्यिक अभिप्रायों को व्यक्त करने वाली भाषाएं अलग अलग प्रकृति और संस्कार की होती है, क्योंकि साहित्यिक भाषा में वैयक्तिकता का आग्रह होता है, किंतु प्रशासकीय भाषा पूर्णतः निर्वैयक्तिक होती है। भाषा में अर्धविराम एवं पूर्ण विराम चिन्ह की भूमिका की महत्वपूर्ण होती है। अंततः
आलेखन में भद्र जनोचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्तता, शिष्टता, स्पष्टता एवं विनम्रता प्रशासनिक भाषा की अनिवार्यता है। अतिशयोक्ति, दर्पोक्तियों के लिए प्रशासनिक भाषा में कोई स्थान नहीं होता है। अगर किसी मुद्दे पर जोर देना है तो लफ्ज़ी के बजाय विभिन्न प्रमाणों, उद्देश्यों तथा उल्लेखों का आश्रय लेकर तार्किकी ढंग से अपना मुद्दा प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आश्रय के पक्ष में होने वाले लाभ तथा विपक्ष होने वाली हानियों की और संबंधित व्यक्ति का ध्यान सहज की आकर्षित किया जा सकता है। इसकी भाषा में मुहावरे, कहावतों के लिए आवश्यक नहीं है। वक्रोक्ति, पुनरोक्ति आदि के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है। आलेखन में द्विअर्थक, अस्पष्ट, भ्रमात्मक और अनिश्चित अर्थी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इसमें शब्द और वाक्यों का अर्थ इतना साफ और एकार्थ होना चाहिए कि उसके किसी दूसरे अर्थ की दूसरी या दूर ही छाया न दिखनी चाहिए। मतलब एक ही अर्थ का होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, परमार्जित होना चाहिए। उसमें संयम, गरिमा, निर्विवादता होनी चाहिए। मतलब यह एकदम साफ होना चाहिए, निर्वैयक्तिकता होनी चाहिए, किसके एक के व्यक्ति के ऊपर उसका दोष नहीं होना चाहिए। उसमें केवल तथ्यों को सीधा उल्लेख होना चाहिए। गंतव्य का स्पष्ट कथन होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के अर्थांतर एवं अर्थभेद से परे होना चाहिए। शैली, प्रारूपण अथवा मसौदा अथवा लेखन की एक विशिष्ट शैली होती है, जिसका अनुपालन आवश्यक है। इसमें संशोधन, परिवर्धन के लिए हाशिए की काफी जगह छोड़ी दी जाती है तथा अनुमोदनार्थ आलेख अथवा आलेख स्वीकृति के लिए चिट लगाकर संबंध अधिकारी को भेजा जाता है। उसमें प्रारूपण, मसौदा लेखन, आलेखन की निम्नलिखित रूप हो जाते हैं: सरकारी पत्र, अधिकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश सूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञापन, निविदा सूचना, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञापन या प्रेस नोट, तार, त्वरित पत्र, मितव्यय या सेविंग प्रोग्राम, पृष्ठांकन, आवेदन पत्र, अभ्यावेद, प्राप्ति सूचना, अनौपचारिक टिप्पणी, संस्वीकृति पत्र, टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, अपील और संदेश। इस तरह से संबंधित अधिकारी को आलेख की एक प्रकार की जो संबंध आलेख का जो पत्र भेजने का तरीका होता है वो इस तरह का होता है। उसमें संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षेपण शब्द में यह अंग्रेजी है, उसमें प्रेस या का हिंदी अनुवाद है। संक्षेप के लिए बोलचाल की भाषा में समरी प्रचलित है। इसके लिए हिंदी में संक्षेपीकरण, संक्षिप्तकरण, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त लेखन आदि शब्द भी प्रचलन भी हो जाते हैं। अभी हिंदी में संक्षेपण शब्द संस्कृत से आया है। संस्कृत भाषा में क्षिप धातु में सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय जोड़ने से संक्षेप शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसकी शब्द वाटिका अर्थ छोटा करना या संक्षिप्त करने में प्रस्तुत करते हैं। इसे सार लेखन भी कहा जाता है। संक्षेप या सार लेखन अपने आप में एक कला है। इसे अध्ययन, अनुशीलन से प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेपण का उपयोग व्यापारिक और सरकारी सभा प्रकार के कार्यालय में अनेक बार करना पड़ता है। सरकारी कार्यालय में आपत्तियों के निस्तारण कार्य में संक्षेपण या सार लेखन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें जब भी विचारार्थ बहुत सारे कागज पत्र होते हैं तो वो जो कागज पत्र होते हैं वो कागज पत्र में
संक्षेपण या सार लेखन की आवश्यकता पड़ती है। कई जगहों से एकत्र किए हुए विविध तथ्य और आंकड़े होते हैं। विषय से संबंधित अनेक उलझे हुए हैं अथवा घटनाएं तथा क्रियाएं होती हैं। और जब भी विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों और विभागों आदि के मंतव्यों आदि पर विचार करने की बात होती है, तब संक्षेपण या सार लेखन आवश्यक होता है। प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में लिपिक से लेकर उच्चतर अधिकारियों का कदम कदम पर संक्षेपण करना अथवा करवाना पड़ता है। आज के युग में जो भी गति तेज होती जा रही है, आज दैनंदिन जीवन में दिनचर्या पर समय का दबाव बढ़ता जा रहा है और यहाँ वह मांग कर रहा है कि हमें अपने व्यवहार को अधिक सारवान, सार्थक और संक्षिप्त बनाना चाहिए। हम अपने भावों, विचारों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ व्यक्त करने की कला अपनाएं। संक्षिप्त की वक्ता तथा लेखक का भाषा पर अच्छा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए संक्षेपण को वाक् चातुर्य की आत्मा कहा जाता है। विज्ञान की उन्नति और विकास से मनुष्य का कार्यक्षेत्र व्यापक बन गया है। इसी कारण आज मनुष्य के जीवन यापन का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। आज मनुष्य व्यस्त जीवन जी रहा है। एक और मानव जीवन में व्यस्तता की वृद्धि होती जा रही है, तो दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो रहा है। मनुष्य का यह निरंतर प्रयास रहा है कि कम से कम समय में विविध क्षेत्रों की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोई युक्ति निकल आए। विद्यार्थी, अध्यापक, लिपिक, प्रशासक आदि सभी के सम्मुख ऐसी परिस्थितियां पड़ती हैं। अधिकारी वर्ग की प्रतिनिधि अनेक फाइलों को निपटाना पड़ता है। इस कारण अधिकारी वर्ग चाहता है कि कार्य को सरल बनाने के लिए संक्षेप में मूल मुद्दा पेश किया जाए। उच्च न्यायालय में तब भी उच्चतम न्यायालय में मुकदमों से संबंधित सारी सामग्री के साथ प्रारंभ में संक्षेप देना अनिवार्य होता है। संक्षेपण का प्रयोजन यह होता है कि उच्च अधिकारी के सारे पत्र विस्तार में न पड़े। जिसमें विषय में उसे निर्णय लेना होता है, तभी निर्णय लेकर आदेश भी देने होते हैं। वे केवल संक्षेप को पढ़कर ही सारे विषय को थोड़े ही समय में समझ जाता है। अभी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको इतना सारा संक्षेपण पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है। इसलिए जो छोटा सा होता है, जो भी पत्र हो, लेख हो, इतना बड़ा पढ़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है और उनको नतीजे पे पहुंचना होता है, निर्णय देना होता है। तो ऐसे उच्च न्यायालय के लोग जो होते हैं अधिकारी, वो संक्षेप पढ़कर ही अपना निर्णय सुनाते। इसलिए संक्षेप यह शुद्ध, स्वच्छ, कम शब्दों में, लेकिन समझना चाहिए, उसमें अर्थ होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अपितु लेखन सामग्री अपव्यय भी कम होता है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेप लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है। संक्षेप में असंबंधित और अनावश्यक बातों, तथ्यों को निकाल दिया जाता है। व्यास शैली के स्थान पर समाज शैली अधिक उपयुक्त समझी जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होता। संक्षेप पढ़ते समय ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि किसी अन्य रचना का संक्षेपण रूप है। यह एक औपचारिक लेखन होता है, उसमें किसी भी तरह से अलंकारिक भाषा का वापर नहीं होना चाहिए। अभी संक्षेपण की विधि हम देखेंगे। संक्षेपण भाषा पर किसी के अधिकार की कसौटी का द्योतक है, इसीलिए संक्षिप्तीकरण में भाषा ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक है। यदि हमें किसी प्रस्तुत विषय सामग्री का संक्षेपण करना पड़ता है, तो उसके लिए विभिन्न नियमों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि जिस बात का हमको संक्षेपण करना है, तो उस बात की जानकारी होना जरूरी होता है। एक अच्छे संक्षिप्तीकरण को सुगमता से संपादित करने के लिए इस प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। एक है वाचक। मूल पाठ को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पाठक को मूल पाठ के केंद्रीय भाव तक पहुंचना चाहिए।
जिससे कि महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण और अहम पूर्ण तथ्यों को छांटा जा सके तथा एक शीर्षक भी दिया जा सके। यहाँ पर मूल पाठ को 1/3 शब्दों तक लाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है रेखांकन। मूल पाठ के वाचक के तीसरे चरण में उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों को रेखांकित कर देना चाहिए जो पाठ के केंद्रीय भाव से अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। महत्वपूर्ण रेखांकित शब्द वाक्यों से संक्षिप्त में सुविधा रहती है। तो पहला है वाचक, दूसरा है रेखांकन। अगर किसी भी शब्द के नीचे अगर हम अंडरलाइन करते हैं, वो महत्वपूर्ण शब्द होता है, तो उसकी और हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है, जिसे हम रेखांकित कहते हैं। तीसरा है प्रारंभिक रूपरेखा। रेखांकित शब्दों, वाक्यों के आधार पर लगभग 1/3 अंश में संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा अपने शब्दों में तैयार करनी होती है, जिसमें लगभग 1/3 अंश हो। चौथा है मूल पाठ के केंद्रीय भाव से संबंधित रेखांकित सामग्री को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पाठ को समाहित करने वाले एक संक्षिप्त और आकर्षक शीर्षक का चयन होना चाहिए। जो भी हमने लिखा है वो सब लेख पर एक आकर्षक शीर्षक भी होना चाहिए। शीर्षक के लिए मूल पाठ के किसी भाव शब्दों को भी चुन सकते हैं, नवीन शब्द भी बना सकते हैं। 2-3 विकल्पों से एक श्रेष्ठ का चयन किया जा सकता है। शीर्षक को पढ़कर यदि हम वैसा ही अवतरण लिख सकते हैं तो वह शीर्षक उपयुक्त है। पांचवा है भाव संरचना। संक्षेपण में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय को समेटने का प्रयास रहता है। इसलिए उसकी भाषा संरचना में कुछ विशिष्ट जो बातें होती है उसे ध्यान में रखना पड़ता है। वो है मूल पाठ के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों का आशय ग्रहण करना चाहिए। यदि मूल पाठ के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाले शब्द कठिन हो तो उसके स्थान पर सरल अर्थव्यंजक शब्द लेने चाहिए। 3. अर्थ की पुनरावृत्ति करने वाले शब्द छोड़ देने चाहिए। एक ही बात के सकारात्मक और नकारात्मक ढंग हो तो सकारात्मक ढंग चुने। 4. मुहावरे कहावतों को छोड़ देना चाहिए और विचारों की पुष्टि में यदि उदाहरण उद्धरण हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। इस तरह से वो होना चाहिए। आगे उन्होंने बताया है कि मूल पाठ में आए प्रत्यक्ष जो भी कथन को परोक्ष कथन में बदल देना चाहिए। प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष शैली में वाक्य रचना की जानी चाहिए। कई वाक्यों में मंतव्य को मिलाकर एक वाक्य में संक्षेपण कर यह वाक्य ऐसा सरल प्रवाह रूप को हो कि अर्थ संप्रेषण सहज से हो जाए। कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि ईश्वर में आस्था रखने वालों को आस्तिक शब्द लिख सकते हैं। संक्षेप में शब्द चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसमें व्यापक अर्थ समेटने की क्षमता हो। सहायक क्रियाओं, सर्वनाम, विशेषणों के प्रयोगों को सीमित करना चाहिए। दो पात्रों को वार्तालाप को संक्षिप्त न कर वार्तालाप के आशय को विवरणात्मक शैली में प्रस्तुत करना चाहिए। संक्षेपण में अल्प विराम, अर्धविराम, डैश, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का इस रूप में प्रयोग करना चाहिए जो शब्दों की किफायत कर सके। संक्षेपण में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। संक्षेपण करता अपनी ओर से मात्र शब्द रचना प्रस्तुत करेगा। कथा उसका न हो कि उसमें कथ्य जो है वो उसका न हो। कथ्य मतलब अपने मन की भाषा न हो। वाक्यों के बीच तारतम्य हो, क्रमबद्धता हो और पूरे संक्षेपण में प्रवाह हो। सारा संक्षेपण अंशतः एक सुसंगठित, एक जीवंत रचने वाला लगे, जिसके लिए संक्षिप्त अंग या अंश को इस दृष्टि से पुनः संशोधित कर लेना चाहिए। इस तरह से संक्षिप्त
अपना जो लेख है वो होना चाहिए, जो लिख रहे हो वो इस तरह से होना चाहिए, और वो लिखते समय ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने संक्षेपण का किस तरह से लिखना है, उसकी विधि कैसी होनी चाहिए, ये आज हमने देखा। तो चौथा पाठ जो है कार्यालयीन हिंदी राजभाषा के मुख्य कार्य, उसमें प्रारूपण संक्षेपण, ये दो जो है पॉइंट्स से हमने देखे। अब तक जितना सिखाया है पढ़ाया है आप घर पे अच्छी तरह से एक बार फिर से रीड करो। इसके बाद हम संक्षेपण का स्वरूप, यह जो भाग बचा हुआ है यह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।